जय हिंद दोस्तों। हम RS अग्रवाल मैथ्स से चैप्टर नंबर 7 के बारे में पढ़ेंगे। मैं इसकी बेसिक क्लास करा चुका हूँ, उस वीडियो को नहीं देखा उसको आप पहले देख लीजिएगा, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट समझ में जाएंगे। इसके बाद मैं इस वीडियो से आपको क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं सभी क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करा रहा हूँ। जो नए विद्यार्थी उनके लिए मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि 6 चैप्टर मैं RS अग्रवाल बुक से ऑलरेडी कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। मैंने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, तो आप देख सकते हैं। और सभी वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में भी चेक कर लेना। हर एक एग्जाम के लिए काम आएगी। इससे बेहतर आपके लिए कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। न्यू RS अग्रवाल मैथ्स बुक है, ठीक है। यदि आपके पास ओल्ड है तो थोड़ा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन मैं सबसे लेटेस्ट वाली जो बुक है RS अग्रवाल की, उससे आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके आउट ऑफ आउट नंबर आ पाएंगे, ठीक है। जैसे व्यापम का नोटिफिकेशन आ गया है, उसमें आपने देखा पटवारी की वैकेंसी है ना, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंदर। तो ये मैथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा पूरे व्यापम एग्जाम के लिए और ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए। तो बाकी वीडियोस आप देख लेना। बाकी अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, हम इसको समझते हैं। मेरा पूरा फोकस रहेगा कि आपको चीज़ें समझ आए, ठीक है। चलिए हम यहाँ से बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है A, B एवं C का औसत वजन है 20 किलोग्राम, ठीक है। औसत एवरेज वजन है। A का वजन B के वजन का 4 गुना है, यानी कि A का वजन कितना है, B का जितना वजन होगा उससे 4 गुना है। एवं C का वजन A के वजन से 21 किलोग्राम कम है, यानी कि C का वजन कैसा होगा, A का वजन जितना होगा उससे 21 किलोग्राम कम है। तो A का यहाँ से हमें वजन बताना है। अब बात को समझे ना, A B C तीनों का औसत है 20, तो तीनों का कुल कितना होगा। देखिए औसत में हम संख्या का गुणा कर दें 3, तो औसत इंटू संख्या। एवरेज वाले चैप्टर में हम इसको और अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो औसत में हमने 3 से गुणा कर दी, क्यों, क्योंकि देखिए 1 2 3 संख्या है, तीनों का औसत 20 है, तो औसत में संख्या से गुणा करेंगे तो कुल वजन आ जाएगा। तो कितना आ गया 60, यानी कि A B और C तीनों का टोटल वजन होगा 60 किलोग्राम। एक बात क्लियर है। अब यहाँ पे कह रहा है A का वजन B के वजन का 4 गुना है, तो B का वजन हमें पता नहीं है, इसका जितना वजन है उससे 4 गुना A का होगा। तो हम यहाँ पे B का वजन मान लेते हैं। B का वजन हम मान के चलते हैं X है, ठीक है। किसका वजन मान लिया हमने, B का। अब A का वजन B के वजन से 4 गुना है, तो B का X माना, तो A का कितना होगा, इससे 4 गुना। ये किसका वजन हो गया, A का, ठीक है। अब C का बचा है। C की कंडीशन दी है, C का वजन A के वजन से 21 किलोग्राम कम है, यानी A का वजन इतना है, इससे हम 21 किलोग्राम कम कर दें तो किसका वजन आएगा, C का। A B C तीनों का आ गया, तीनों का टोटल हमें पता है कितना है, 60 है। अब यहाँ से सॉल्व करें हम, देखिए 4 और 1 5, 5 4 9x, -21 से उस साइड आके प्लस हो जाएंगे, तो 60 में 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 81। तो 9 यहाँ पे भाग में चले जाएंगे ना, तो 9 से इसको काटेंगे कितना, 9। तो x का मान आ गया हमारे पास 9। अब बात को समझना, x क्या है यहाँ पे, b का मान पूछा, a का वजन, तो a का वजन कितना है 4x, तो 9 का मान यहाँ पे रखेंगे, 9 चौके 36, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा हमें स्टेप कम भी लिखना होगा। तो a का वजन आ गया 36, तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऐसे ही बेसिक से आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँगा, और बेसिक कंसेप्ट से आप पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चनों को आसानी से रिलेट कर पाएंगे, और जहाँ ट्रिक की आवश्यकता होगी वहाँ मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा क्या कह रहा है, 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 90 भागफल के रूप में और 19 शेष के रूप में मिलता है, तो वह संख्या क्या होगी। इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है ऐसे क्वेश्चन का, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ फॉर्मूला माइंड में याद रखना है, इसको परीक्षा में नहीं लिखना, आपको समय बचाना है। तो वह संख्या पूछा है, तो समझ ना, 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, यहाँ पे लिख दिया। तो क्या हमें 90 भागफल मिलता है, तो यहाँ पे भागफल लिखेंगे, और 19 शेष, तो 19 यहाँ पे, तो क्या बचा, भाज्य, भाज्य आ जाएगा, तो वो संख्या हमारी क्या होगी, भाज्य होगी। गुणा करिएगा, 9 से इसमें करेंगे, 9 8 72, हासिल आई 7, 9 2 9 3 27, और कितने हासिल आई थी 7,
तो 27 3 30 और 4 34 और 19 इसमें जोड़ दीजिए, 9 3 4, तो वो संख्या होगी 3439। ऑप्शन में चेक करिएगा, ऑप्शन डी। सिंपल है, बस प्रैक्टिस करिएगा मेरे साथ इन क्वेश्चनों का, प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ आप कोई भी परीक्षा देंगे उसमें आउट ऑफ आउट ला पाएंगे। पटवारी में हम 25 नंबर का गणित आएगा तो 25 में से आप 25 नंबर ला पाएंगे। RS अग्रवाल सबसे बेहतर बुक है और ऐसे ही कंप्लीट होती है। मैं आपको एक और अच्छी बुक है शारदा, दोनों में से किसी एक से प्रैक्टिस करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। सेल्फ भी कर सकते हैं, सेल्फ कर पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएँ तो मैं आपके लिए यहाँ पे पढ़ा ही रहा हूँ। तो यहाँ से वीडियो देखिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तो आपकी गणित की समस्या तो ख़त्म हो गई, ठीक है। और अन्य वीडियो आप चैनल पर एक बार देख लेना तो पॉसिबल है कि और वीडियोज़ भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सुरेश प्रतिदिन 450 मिलीलीटर दूध पीता है, वह 2 सप्ताह में कितने लीटर दूध की खपत करेगा हमें बताना है। प्रतिदिन वो इतना दूध पी रहा है ना। पहले हम इसको देखिए, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन हमारे लीटर में थोड़ा सा है ना, इस पर भी ध्यान देना है। तो 450 मिलीलीटर, इसको सबसे पहले लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग लगाएंगे। क्यों? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग लगाएंगे। तो ये तो किस में बदल गया हमारा, लीटर में, ठीक है। ठीक है, ये किस में आ गया, लीटर में। हमें माइंड में ही कैलकुलेट करना है ना, पूरा भाग नहीं लगाना अभी। तो कह रहा है 2 सप्ताह में कितने लीटर दूध पिएगा। एक दिन में इतने लीटर, क्योंकि लीटर में चेंज कर लिया। 2 सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 2 सप्ताह में 7 दूनी 14 दिन। तो इसको हम कैलकुलेट कर दें, हम 0 से 0 काट दें, बाकी हमारा किससे कट रहा है, यहाँ पे 5 से ही कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 से कट जाएगा यहाँ पे, तो 7 9 63, और नीचे 10 से भाग लगाएंगे, पीछे से एक अंक बाद दशमलव, तो 6.3 लीटर आंसर आएगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। आप एक दिन में मैक्सिमम कितना लीटर मिल्क पी सकते हैं कमेंट्स करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वीडियो की क्वालिटी आपको हो सकता है थोड़ा सा इशू हो, कंटेंट में आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं रहेगा, सबसे ऑथेंटिक कंटेंट दे रहा हूँ, सबसे बड़ा रेफरेंस आपको बुक ही दे रहा हूँ, है ना। हम डिजिटल वे में नहीं है, उसमें नहीं है, लेकिन आपको फोकस एग्जाम पे करेंगे तो आपको ये बिल्कुल सबसे बेहतर कंटेंट लगेगा, क्योंकि बुक का रेफरेंस जनरली कोई नहीं पढ़ाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट मेहनत लगती है, और 100% ट्रू कंटेंट होता है बुक का, क्योंकि बुक से बहुत सारे विद्यार्थी ऑलरेडी तैयारी करके सिलेक्शन पा चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को यदि कोई सॉल्व कराए तो उनसे पढ़ने में आपको सबसे अच्छी तैयारी होगी। चाहे और कहीं से भी आपको पढ़ाते हैं तो वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं अपना काम कर रहा हूँ, और बाकी मेरा एक काम और है, क्वेश्चन के अलावा समय समय पर सही गाइडेंस देना, ठीक है। वर्ग 3 के काफ़ी सारे विद्यार्थियों को मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाकर सिलेक्शन कराया हुआ है, जिनके रिजल्ट भी मेरे पास हैं। बहुत सारे विद्यार्थी मिलने भी आए पर्सनल। चलिए मैं अभी सेटअप को, ठीक है, ज़्यादा मॉडिफाई अभी नहीं कर रहा हूँ। चलिए मैं अब ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, कंटेंट पे आते हैं। चूँकि नए विद्यार्थी रहते हैं इसलिए थोड़ा थोड़ा उन्हें समझाना पड़ता है, पुराने विद्यार्थी सब जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझिएगा। 1 किलो चावल, 1 किलो दाल और 500 मिलीलीटर तेल की कीमत कितनी है, 320 रुपये। अब यहाँ पर लिखा है दाल की कीमत चावल से दुगनी है। दाल महंगी है, चावल से दुगनी है। 1000 मिलीलीटर तेल, 2 किलो चावल की कीमत 480 रुपये है। तो 1 किलो दाल की कीमत क्या होगी हमें बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, समझिएगा, आसान लगेगा आपको। 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, है ना, और 500 मिलीलीटर तेल की कीमत 320। लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन है, दाल की कीमत चावल से दोगुनी है, ठीक है। तो चावल की हम x मान लें, x रुपये प्रति किलो, क्या हमने चावल, तो दाल इससे महंगी है तो चावल का रेट होगा 200 रुपये प्रति केजी, ठीक है। हम 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, और यहाँ पे मिलीलीटर है, इसको हम बदल दें किस में, देखिए हम मान के चलते हैं 1 लीटर, मिलीलीटर है, इसको 1 लीटर में बदल दें, थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। हम 1 लीटर का मान के चलते हैं, किसका रेट, तेल का, तो मान के चलते हैं 12 रुपये प्रति लीटर है ना, पर केजी। इतनी बात को समझना। चावल 100 रुपये पर केजी, चूँकि दाल
का रेट दोगुना है चावल से, तो दोगुने रुपए में आएगी 1 केजी दाल, और हमने तेल का मान ली 12 रुपये लीटर। अब यहाँ पे समझना 1 किलो चावल और 2 किलो दाल, तो देखिए 1 किलो चावल 1 किलो दाल, अच्छा 1 किलो दाल का रेट होगा 2x, और 500 मिलीलीटर तेल, चूँकि हमने 1 लीटर का लिया है तो ये आधा है, तो इसका रेट आधा होगा, इसको हमने आधा कर दिया, चूँकि 1 लीटर का इतना है, हमने बाय माना है ना, लेकिन ये आधा है 500 मिलीलीटर, तो इसका रेट आधा होगा। तो बराबर टोटल करें तो 320 रुपये कीमत है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करें, 2 और 1 कितना हो जाएंगे 3x बाय बटे 2 बराबर 320। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, बात समझ ना। अब आगे बढ़ते हैं। दाल की कीमत चावल से दोगुनी मैंने मान ली स्टार्ट, 1000 मिलीलीटर तेल और 2 किलो चावल की कीमत 480 है। अब देखिएगा 1000 मिलीलीटर तेल, तो 1000 मिलीलीटर तेल यानी कि 1 लीटर, हमने 1 लीटर का माना बाय, तो इसका रेट हो गया बाय, और 2 किलो चावल, 1 किलो चावल x का x रुपये है, तो 2 किलो चावल कितना हो जाएगा 2x, 2 किलो चावल और 1 लीटर 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर तेल, कीमत कितनी 480, इक्वेशन सेकेंड। इसको अब सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर दें तो यहाँ पे एक बात समझिएगा, पहले इसको थोड़ा सा और सरल कर लें फर्स्ट इक्वेशन को, 2 3 6, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ इक्वेशन को, चलिए नीचे लिख ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसको सरल कर रहे हैं, 2 3 6x बाय, और 2 से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 4 0, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, और सेकंड हमारी 2x प्लस वाई, मैं फिर से लिख ले रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, हमने थोड़ा सरल कर लिया। बाय बाय एक जैसा है, तो यहाँ पे माइनस घटाने पर कर दें, चिन्ह बदल जाएंगे घटाने पर, इससे कट जाएगा, 6 से 2 जाएंगे कितना बचेगा 4x, यहाँ पे 0, 14 में से 8 आएंगे कितने 6, और 1 बचेगा, तो x और 4 से भाग लगाएंगे, 4 4 16, तो x और कितना आ गया हमारे पास 40। तो यहाँ पे पूछा 1 किलो दाल की कीमत क्या होगी, तो देखिए दाल की कीमत कितनी है 1 किलो की 2x, यहाँ पे लिखा नहीं हमने, ये चावल है दाल है, तो x का मान 40 आया, 40 दूनी 80, तो 1 किलो दाल की कीमत कितनी होगी 80 रुपये। बात समझ आई या नहीं आई? अब आप कहेंगे सर बड़ा क्वेश्चन हो गया, बड़ा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि आप जब सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस के बाद तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं लिखना है, माइंड में कैलकुलेट करना है, चूँकि कोई भी टीचर है उसका काम है आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, इसलिए कुछ स्टेप उसको लिखना ही पड़ेगी। मैं नहीं लिखूंगा तो हो सकता है आपको उतने बेहतर समझ में ना आए। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पी और क्यू के पास मिलाकर 1519 रुपये की धनराशि है। यदि पी के हिस्से का 4/9 भाग और क्यू के हिस्से का 13/25 भाग के बराबर है, तो पी के पास कितनी धनराशि है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पी और क्यू के पास मिलाकर कितनी है, इतनी धनराशि है। यदि पी के हिस्से का 4/9 भाग, तो मान के चलते पी के हिस्से का 4/9 भाग और क्यू के हिस्से का 13/25 भाग आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको अनुपात में लाएं, तो क्यू इस साइड आ जाएगा, तो इस संख्या उस साइड जाएगी, 13/25 तो है ही, 9 ऊपर पहुँच जाएगा और 4 नीचे, तो P और Q का अनुपात यहाँ से आ जाएगा 13 नंबर 117, 25 चौके 100, यानी कि इसको हम अनुपात में लें तो P अनुपात Q बराबर 117 अनुपात हमें यहाँ पे 100 मिल गया। अब दोनों के पास टोटल धनराशि 1519, तो P के पास पूछिए, तो जिसके पास पूछेंगे, देखिए P के पास पूछिए ना, तो जिसके पास पूछेंगे उसका हिस्सा ऊपर और बटे में नीचे टोटल होता है दोनों का, तो दोनों को टोटल करेंगे 217, गुणा में यहाँ पे रखेंगे टोटल जो राशि है वो, अनुपात में निकालने के बाद जिसका हिस्सा पूछा है उसको ऊपर रखेंगे 117 ऊपर, और नीचे लिखते हैं दोनों का टोटल करेंगे प्लस, गुणा में टोटल धनराशि। अब हम इसको काट देते हैं, 217 से आप इसको काटेंगे, 217 से 1519 को, 217 से आप साइड में भाग लगा लीजिए, 7 49 लगभग 7 बार कटेगा, आप इसको
217 से डायरेक्ट ऐसे साइड में भाग लगाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 217 को काटेंगे लगभग 7 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो 7 से 117 हम गुणा करेंगे, 7 से 49, सलाई 4, 7 एकम 7, 7 4 11, सलाई 1, 7 एकम 7 और 1 8। तो पी का मान कितना आ गया 819। तो पी का हिस्सा कितना होगा 819। बात क्लियर है। मैं आपको इस वीडियो में लगभग 8 क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा और आप कमेंट करके बताना कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहिए क्या, क्योंकि एक कैपेसिटी होती है हर एक स्टूडेंट की। तो मैं अभी एक ऑफलाइन में जितना हम पढ़ा पाते हैं उतना कंटेंट आपको करा रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जनरली पहली बार में बच्चों को थोड़ा सा बोरियत करते हैं, समझ में नहीं आती, इसलिए थोड़ा सा जल्दी बोर भी हो जाते हैं। तो आप क्या करिएगा, इनकी प्रैक्टिस करिएगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। एक बार आप इसमें इन्वॉल्व होगा, इंटरेस्ट हो गया, तो आपको फिर बहुत मज़ा आने लगेगा और काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं बीच बीच में ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि नए विद्यार्थियों को ज्ञान देना बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पे यदि 3 क्रमिक संख्याओं का योग है 81 तो मध्य वाली संख्या में बताना है। तो एक संख्या x मान ली, दूसरी x+1 और तीसरी x+2। 3 संख्या हो गई, इनका योग प्लस करें तो 81। मध्य वाली संख्या पूछा यानी कि x+1 का मान है ना। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, 3x आएगा और 2 और 1 3, 3 उस साइड इससे घटाएंगे, 1 घटाएंगे 80, 2 घटाएंगे 78। x बराबर 3 से भाग लग जाएगा इसमें, 3 दूनी 6, 3 18। तो x का मान 26। मिडल वाली संख्या बताना है, तो 26 और 1 27। बात क्लियर है। वैसे ये चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है, और इसका यूज़ लगभग हर एक चैप्टर के क्वेश्चनों में होगा। और इससे पहले मैं 6 चैप्टर ऑलरेडी करा चुका हूँ, आप उन सभी को देखिए और कंप्लीट बुक को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाएगा, लेकिन आपकी जो पारिवारिक परीक्षा उससे पहले मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं, बहुत आराम से समझेंगे और बीच बीच में मेरी बातों को सुनते जाइएगा, क्योंकि एक गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने में, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में, है ना। नहीं तो तैयारी तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कोई गलत डायरेक्शन में कर रहा है, कोई राइट डायरेक्शन में। क्वेश्चन आता है हमारा 7। एक व्यक्ति 480 किलोमीटर यात्रा करता है। वह अपनी कुल यात्रा का 2/3 हिस्सा रेल से और 1/5 हिस्सा बस से और बाकी बची दूरी टैक्सी से तय करता है। क्वेश्चन ने पूछा टैक्सी द्वारा तय की गई यात्रा कितने किलोमीटर है। तो टोटल दूरी है 480, इसका 2/3 हिस्सा वो रेल से तय कर रहा है, ठीक है, और टोटल दूरी का ही 1/5 हिस्सा किससे, बस से। अब जो शेष बच दूरी रह गई वो टैक्सी से कर रहा है, दो में बताना। 3 से भाग लगाए, 3 एकम 3, 3 18, तो 16 दूनी 32, 320 किलोमीटर उसने यहाँ पे रेल से तय की। यहाँ पे देखें तो 5 9 45, 3 5 6 30, 96 किलोमीटर उसने बस से। तो टोटल उसने कितनी दूरी तय कर ली, 11 सलाई 1, टोटल उसने 416 किलोमीटर दूरी तय कर ली। 480 टोटल थी, 416 तय कर ली, तो शेष कितनी बची 4, 7 में से 1 जाएगा 6, यानी टोटल अब 64 बची। तो जो शेष बची वो उसने बस से तय की, सॉरी टैक्सी से। तो टैक्सी द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी 64 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर है। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, छोटी वीडियो में हम बहुत ज़्यादा कंटेंट अच्छे से कवर करेंगे, बस अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर प्रैक्टिस मेहनत करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 6 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वे 74 प्रश्न हल करता है और उसे 196 अंक प्राप्त होते हैं, तो सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या क्या है। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए प्रत्येक सही सवाल के लिए उसे 6 अंक मिल रहा है, ठीक है, और गलत कर दे रहा है, 2 अंक कट जा रहा है, यानी एक गलत कर रहा है, 2 तो कट रहे हैं, 6 और नहीं मिल रहे हैं, 8 का नुकसान है ना। टोटल 74 सवाल थे, हम मान के चलते हैं 74 को सही करेगा तो टोटल कितने नंबर मिलेंगे, 1 के 6, तो 74 कितने 6 24, 7 42 और 2 44।
तो टोटल अंकों से मिलना चाहिए 444 यदि वो 74 सवालों को हल करता है। चूँकि मिले उसको 196, 444 अंक मिलना थी, मिले 196, इसको घटाएं तो कितने कम मिले उसे। यहाँ पे देखें 8, 13 में से यहाँ पे 4, 3 में से 1 गया 2, तो 298 नंबरों से कम मिले। 444 मिलना थी, 196 मिले, 196 घटाया यानी कि 298 नंबरों से कम मिले। अब बात को समझने वाली बात कहाँ पे है। देखिए 6 अंक का सवाल है और 2 अंक गलत होता है तो कट जाते हैं। यदि एक सवाल गलत हो रहा है तो 2 अंक तो वो कटे और 6 मिले नहीं, तो टोटल नुकसान कितने का हुआ, 8 सवाल का, सॉरी 8 अंक का। तो यहाँ पे देखिएगा 8 अंक, ठीक है, 8 अंक कम मिलते हैं कब, जब एक सवाल गलत होता है। ठीक है, तो 8 अंक कम मिले, एक सवाल गलत हो रहा है। तो यहाँ पे मान के चलिए 1 अंक कम मिलेगा, हम 1 अंक से देखते हैं। 1 अंक तो यानी 1 से और कम सवाल गलत होंगे, 1/8, चूँकि उसे टोटल 298 अंक कम मिले। इसको ही समझना, 298 अंक कम यानी कि अब ज़्यादा सवाल गलत हुए होंगे, तो 298 यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, 298 हमारे अंक कम मिले होंगे जब इतने सवाल हमारे गलत हुए होंगे। 8 से करें, 8 दूनी 16, सॉरी यहाँ पे 224 4 होगा। यहाँ पे देखें हम 3 और 13 4, तो यहाँ पे 248 होगा। एक बार इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो 8 3 24, 8 एकम 8, यानी कि उसने 31 सवाल गलत कर दिए होंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है सही हल कितने किए, टोटल 74 थे, 31 गलत कर दिए, तो कितने बचे अब शेष, 3 4 43, यानी 43 उसने सही किए। बात समझ आई नहीं आई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। यहाँ पे भी प्रश्न पूछ सकता है कितने गलत किए, तो गलत 31, सही 43। मैं शॉर्ट में फिर से समझाता हूँ। 74 सवाल है, प्रत्येक अंक 6 है, तो टोटल अंक हमें इतने मिलने चाहिए, लेकिन मिले 196, तो टोटल में से 96 माइनस करा 248, यानी इतने उसे कम मिले। अब बात यहाँ पे आती है कि एक सवाल में 2 अंक कट रहा है और 6 उसको मिल नहीं रहे हैं, तो 8 अंक का नुकसान हो रहा है। 8 अंक कम मिल रहा है एक सवाल गलत करने पे। तो हम पहले 1 अंक देखते हैं। 1 अंक कम मिलेगा जब 1 से भी कम सवाल गलत हुए होंगे, 1/8, चूँकि हमें 248 नंबर कम मिले। अब 1 से ज़्यादा अंक कम मिल रहा है तो ज़्यादा सवाल गलत हुए होंगे, तो गुणा कर देंगे 248, तो 41 सवाल गलत हल किए। सही कितने किए, 74 सवाल थे, 31 गलत किए, सही आ गया 43। बात समझ आई। पहली बार विद्यार्थियों को गणित पढ़ने में दिक्कत हो सकती है ना। बाकी आप स्टार्टिंग से कंप्लीट पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको आसान लगने लगेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, कमेंट्स करके अपनी राय बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।